बहुत पुरानी बात है। एक गांव में जमुना दास नाम का एक किसान अपनी पत्नी चंद्रो और बेटे लल्लन के साथ रहता था। बाप बेटे खेती करते थे और किसी तरह अपना गुजारा चलाते थे। बेटा, बारिश का समय आने वाला है, इसलिए जल्दी चलकर खेतों में बीज बो देते हैं। जमुना दास रोज खेत पर जाने से पहले मंदिर के बाहर बैठे साधु महाराज को प्रणाम करता था। बाबा, मेरी गरीबी कब खत्म होगी? कब मेरे अच्छे दिन आएंगे? बेटा, तुम भगवान पर विश्वास रखो। उसके घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। वो सबकी सुनते हैं, तुम्हारी भी सुनेंगे। एक दिन जमुना दास परेशान था। साधु महाराज के पास जाकर वो रोते हुए बोला, बाबा, आप तो सब जानते हैं, मेरी परेशानी का हल कीजिए। मैं भी एक सुखी जीवन जीना चाहता हूँ। बेटा, चिंता मत करो, तुम्हारी सभी परेशानियां बहुत जल्दी खत्म होंगी। बस प्रार्थना करते रहो, ईश्वर तुम्हारी पुकार जरूर सुनेंगे। आपकी बातों से मुझे थोड़ी राहत मिली बाबा। और सुनो बेटा, एक बात याद रखना, जिंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती। आज रात है तो कल सुबह भी होगी, लेकिन लालच मत करना, क्योंकि लालच अच्छे अच्छों को बर्बाद कर देता है। जमुना दास साधु की बातों से प्रेरणा लेकर खेतों की ओर निकल गया। वहां उसका बेटा लल्लन पहले से ही पहुंचा हुआ था। अरे वाह लल्लन, तू तो मुझसे पहले आ गया। पिताजी, इस बार हमें अच्छी फसल चाहिए ना, इसलिए जल्दी आ गया। दोनों बाप बेटे जी तोड़ मेहनत करने लगे। शाम हो चुकी थी। पिताजी रुकिए, यहाँ कुछ चमक रहा है जमीन में। क्या बात है बेटा? लगता है कोई संदूक है, जरा देखिए तो। दोनों ने मिलकर जमीन खोदी और एक छोटा सा संदूक बाहर निकाला। अरे ये क्या? सच में ये तो कोई संदूक निकला। चलो पिताजी, जल्दी से इसे खोलते हैं, क्या पता इसमें क्या हो। जमुना दास और लल्लन ने संदूक को खोला तो उसमें एक पुराना मिट्टी का मटका और एक कागज की पर्ची मिली। बेटा, ये संदूक तो बहुत पुराने जमाने का लगता है। जमुना दास पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उसने लल्लन से कहा, बेटा जरा पढ़ तो सही, इस कागज में क्या लिखा है? ये कोई साधारण मटका नहीं है, ये एक चमत्कारी मटका है। इससे जो भी सच में मांगा जाएगा वो मिलेगा, पर ध्यान रहे ये मटका मरे हुए को जीवित नहीं कर सकता। बेटा क्या लिखा है? कहीं ये किसी खजाने का नक्शा तो नहीं है? नहीं पिताजी, ये तो और भी ज्यादा खास है। ये मटका हर इच्छा पूरी करता है, जो मांगो वो मिलेगा। क्या मजाक है ये? क्या कभी ऐसा भी हुआ है? छोड़ो बेटा, इस मटके को वापस संदूक में रख दो, हमारा काफी समय खराब हो गया है इससे। पिताजी, एक बार आजमा कर तो देखिए, क्या पता ये सच हो। मैं इस मटके से कुछ मांगता हूँ। लल्लन सोच ही रहा था कि क्या मांगे, तभी उसकी नजर पिताजी के नंगे पैरों पर पड़ी। हे चमत्कारी मटके, मेरे पिताजी के लिए एक जोड़ी नई चप्पल दो। और तभी चमत्कार हो गया। एकदम नई चमचमाती चप्पलें जमुना दास के पैरों में प्रकट हो गई। हे राम, ये क्या हुआ? ये तो सचमुच चमत्कार है बेटा। जमुना दास को तुरंत साधु महाराज की कही हुई बात याद आई। उसने आंखें बंद की और मन ही मन साधु को धन्यवाद कहा। अब तो चिंता की कोई बात नहीं है पिताजी, ये मटका हमारी सारी मुश्किलें हल कर देगा। अब हम जल्द ही बहुत अमीर बन सकते हैं। दोनों बाप बेटे खेतों का काम पूरा करके और साथ में उस चमत्कारी मटके को लेकर अपने घर वापस लौटे। दोनों के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, जैसे मानो जीवन ने एक नया मोड़ ले लिया हो। अरे, आज तो तुम दोनों बाप बेटे जैसे कोई खजाना जीत कर लौट आए हो। बताओ ना, बात क्या है? हाँ चंद्रो, आज हमारे जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी है। अब हमारी गरीबी की रातें खत्म और अमीरी की सुबह शुरू होने वाली है। हे भगवान, ये कैसे? क्या खेत में सोने का बीज लग गया है? अरे माँ, सोना नहीं, पर कुछ उससे भी कीमती मिला है। ये देखो चंद्रो, ये कोई साधारण मटका नहीं है, ये एक चमत्कारी मटका है। इससे तुम जो भी मांगोगी ना, वो तुम्हें मिलेगा। क्या ऐसा भी कोई मटका होता है क्या? तुम लोग मुझे मूर्ख तो नहीं बना रहे? नहीं माँ, हमने अपनी आंखों से देखा है। हे भगवान, अगर ये सच है तो हमारे सारे दुख मिट सकते हैं। हाँ चंद्रो, अब सोच समझकर जो चाहिए मांगो। अच्छा, तो मैं आजमा कर देखती हूँ। ऐ चमत्कारी मटके, मुझे सोने चांदी के गहने दे दो। चंद्रो ने जैसे ही ये कहा, मटके से हल्की सी चमक निकली और पल भर में सामने ढेर सारे चमचमाते सोने चांदी के गहने प्रकट हो गए। हे दैया, ये सच में
असली गहने हैं। ये सपना तो नहीं देख रही मैं। नहीं माँ, ये सब सच है। देखो, अब तुम्हारा सपना पूरा हो गया। मैंने कितनी बार सोचा था कि एक दिन मेरे पास भी ऐसे गहने होंगे, लेकिन कभी उम्मीद नहीं थी। आज वो भी मिल गया। ये मटका तो साक्षात लक्ष्मी है। कुछ ही दिनों में जमुना दास का घर धन दौलत से भर गया। पुराने कपड़े अब रेशम में बदल गए। मिट्टी के बर्तनों की जगह चांदी के बर्तन आ गए। चंद्रो, मुझे लगता है कि अब इस मटके को वापस जमीन में गाड़ देना चाहिए। जो मिलना था मिल गया, अब लालच करना ठीक नहीं। क्या इतनी जल्दी संतोष हो गया आपको? अभी तो हमने कुछ भी नहीं देखा। क्या इतने में हम रईस कहलाएंगे? पर चंद्रो, लालच कभी भी अच्छा फल नहीं देता। मैं नहीं चाहता कि ये मटका हमारे लिए मुसीबत बन जाए। मुसीबत? जिसे भगवान ने खुद भेजा वो मुसीबत कैसे हो सकता है? नहीं, मैं इसे नहीं गाड़ने दूंगी। अभी हमें बहुत कुछ चाहिए, बड़ा घर, जमीनें, नौकर चाकर, सब कुछ। माँ, पिताजी सही कह रहे हैं। बस करो, तुम दोनों डरपोक बन गए हो। ये मटका हमारा भाग्य है और मैं इसे खोने नहीं दूंगी। जमुना दास के बार बार समझाने के बावजूद चंद्रो नहीं मानी। वो लालच में पूरी तरह डूब चुकी थी। इधर गांव में जमुना दास की अचानक हुई तरक्की सबकी नजरों में चुभने लगी। हर गली मोहल्ले में लोग उसी के चर्चे करने लगे थे और उड़ते उड़ते ये खबर पहुंची गांव के जमींदार तक। जमींदार जी, लगता है अब आपकी जमींदारी के दिन लदने वाले हैं। हाँ जी मालिक, अब तो गांव का जमुना दास किसान आपसे भी बड़ा रईस बन गया है। कौन? वो जमुना दास जिसके पास सिर्फ एक छोटा सा खेत था? जी मालिक, वही। अब उसके घर से सोने चांदी के सामान निकलते हैं। अचानक ही उसके पास इतना सब कुछ कहाँ से आ गया? जैसे किसी जादू से अमीर हो गया हो। जमींदार इन बातों को सुनकर भीतर तक चौंक गया। वो सोच में पड़ गया। तुम सब ध्यान से सुनो। जमुना दास के घर हर हरकत पर नजर रखो। पता लगाओ कि वो अचानक इतना अमीर कैसे हो गया। जो भी मुझे ये राज बताएगा, मैं उसे इतना इनाम दूंगा कि उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। चापलूसों ने सर झुकाकर हामी भरी और वो निकल पड़े जमुना दास के घर की ओर। और दिन में वो आसपास मंडराते रहे। और जैसे ही रात हुई, वो लोग जमुना दास के घर के बाहर खड़े होकर उनकी बातें ध्यान से सुनने लगे। चंद्रो, आज तो बहुत अच्छा दिन रहा। हाँ, मगर मुझे कुछ और चाहिए। अब क्या चाहिए? मुझे कुछ और गहने चाहिए और पैसे भी। ये कहकर चंद्रो ने वो चमत्कारी मटके से कहा, ए मटके महाराज, मुझे हीरे जवाहरात और ढेर सारे पैसे दो। कुछ ही पल में उनके सामने सोने चांदी और हीरो का ढेर लग गया। ये तो जादू है। मटका चमका और सामने दौलत आ गई। सही में अब तो राज खुल गया। राज जानने के बाद वो भागे भागे जमींदार के पास पहुंचे। जमींदार जी, हम आपको एक ऐसी बात बताने आए हैं जिस पर यकीन करना मुश्किल है। जल्दी बोलो, पहेलियां मत बुझाओ। साफ साफ बताओ, क्या देखा? मालिक, जमुना दास के पास एक चमत्कारी मटका है। हाँ मालिक, वही मटका जिससे मांगते ही दौलत सामने आ जाती है। हमने अपनी आंखों से देखा है। उसकी औरत ने मटके से पैसे और जेवर मांगे और पल भर में सामने ढेर लग गया। ये सुनकर जमींदार की आंखें क्रोध और लालच से लाल हो गईं। वो उस मटके को हासिल करने के लिए योजना बनाने लगा और कुछ ही देर में अपने नौकरों को लेकर जमुना दास के घर जा धमका। कहिए जमींदार जी, इतनी रात को सब ठीक तो है? ठीक नहीं है जमुना दास, मुझे तुम्हारे अमीर होने का राज पता चल गया है। राज? कैसा राज? मैं कुछ समझा नहीं। ज्यादा भोले मत बनो तुम। मुझे मालूम चल चुका है कि तुम्हारे पास एक मटका है जो मन की हर इच्छा पूरी करता है। आप ये सब कैसे जानते हैं? गांव के लोग क्या क्या बातें करते हैं मुझे सब पता है। और तुम्हें जो मटका मिला है वो इस गांव की जमीन से मिला है और ये जमीन मेरे अधिकार में आती है। वो जमीन मेरी है जमींदार जी, चाहे आपकी सीमा में हो, लेकिन उस पर हल मैंने चलाया है, बीज मैंने बोए हैं और मेहनत मैंने की है, इसलिए मटका भी मेरा है। ओहो, तू तो बहुत जबान चला रहा है जमुना दास। तेरी भलाई इसी में है कि चुपचाप मटका हमारे हवाले कर दे। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप जमींदार जी? हमने तो आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। मुझे बहस नहीं सुननी।
वो मटका अब मेरा है। अगर नहीं दोगे तो मैं महाराज से कह दूंगा कि तुमने राजा की जमीन में दखल दिया है। दे दो मटका जमुना दास, ज्यादा होशियारी ठीक नहीं है। मैं किसी से नहीं डरता, ये मटका मैं किसी को नहीं दूंगा, चाहे जो हो जाए। अरे पकड़ो इसे, जबरदस्ती ले लो मटका इससे। जमींदार के इशारे पर उसके नौकर जमुना दास की ओर लपके। जमुना दास ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन ताकतवर नौकरों ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। अरे छोड़ो मेरे आदमी को, तुम लोग जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? अब ये मटका हमारे जमींदार जी के पास जाएगा। जमींदार, तुम्हें इस मटके से कुछ नहीं मिलेगा, ये तुम्हारे काम नहीं आने वाला है। अब तुम देखना मैं इस मटके से कितना सोना निकालता हूँ। तुम तो सिर्फ एक किसान हो, असली मालिक तो अब मैं हूँ। जमींदार अपने नौकरों के साथ मटका लेकर वहां से चला गया। जमुना दास और चंद्रो लाचार होकर दरवाजे पर बैठ गए। हमारा सब कुछ तो लूट लिया उसने, अब कैसे जिएंगे? वो मटका मेरा था और एक दिन मैं उसे वापस लेकर रहूंगा, चाहे मुझे राजा के दरबार ही क्यों न जाना पड़े। अगले दिन सुबह जमुना दास राजा के महल की ओर चल पड़ा। महल बहुत दूर था और रास्ता पथरीला। कई घंटे चलने के बाद वो आखिरकार महल के विशाल दरवाजे पर पहुंचा तो द्वारपालों ने उसे रोका। कहाँ जा रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं एक किसान हूँ, मुझे राजा से मिलना है, मेरी एक समस्या है। राजा से ऐसे ही कोई नहीं मिल सकता, जाओ अपना काम करो। कृपया करके मुझे एक मौका दे, मेरी समस्या बहुत गंभीर है। कुछ देर तक बहस के बाद द्वारपालों में से एक ने जमुना दास की विनम्रता पर तरस खाया और उसे अंदर जाने दिया। महाराज, मैं एक अत्यंत आवश्यक बात लेकर आया हूँ। मुझे अपनी ही जमीन से एक ऐसा चमत्कारी मटका मिला था कि उससे जो भी इच्छा मांगो वो पूरी कर देता था। उसी मटके से मुझे सोना और धन प्राप्त हुआ, पर अब जमींदार ने वो मटका जबरदस्ती मुझसे छीन लिया है। क्या ऐसा कोई मटका जो इच्छाएं पूरी कर दे? हाँ महाराज, ये सच है। वो मटका मेरी समृद्धि का कारण था, लेकिन जमींदार ने मुझे धमकाकर वो छीन लिया। अगर ऐसा मटका सचमुच है तो मेरे खजाने का आकार कई गुना हो सकता है। मैं पूरे देश का सबसे धनी और शक्तिशाली राजा बन जाऊंगा। जमुना दास, क्या तुम सच बोल रहे हो? क्या वो मटका सच में तुम्हें सोना और दौलत दे रहा था? जी महाराज, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो सब कुछ सत्य है। तो तुमने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? क्या तुम्हें नहीं पता कि इस राज्य में सबसे अमीर व्यक्ति सिर्फ राजा होता है, कोई किसान नहीं? महाराज, मैं इतने बड़े रहस्य को लेकर किसी पर भरोसा नहीं कर सका। मंत्री जी। जी महाराज। सैनिकों को साथ लेकर जाओ, जमींदार के घर से वो मटका लेकर आओ और इस जमुना दास को तुरंत चोरी के इल्जाम में जेल में डाल दिया जाए। इसने राजा से सच्चाई छुपाई है, यह अपराध है। और उस जमींदार को भी पकड़ कर लाओ, वो भी चोर है जिसे दूसरों की चीजों पर हक नहीं है। जो आज्ञा महाराज। महाराज, दया कीजिए, मैंने चोरी नहीं की, मैं तो बस डर के मारे चुप था। अगर मैं जेल चला गया तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। इस राज्य में कानून एक समान है। अगर तुमने कुछ नहीं छुपाया होता तो आज ये दिन नहीं आता। जमुना दास को कारागार में डाल दिया गया। मंत्री ये सब देखकर बहुत दुखी था। वो समझ चुका था कि जमुना दास एक भला और ईमानदार आदमी है। राजा के अत्याचार से प्रजा पहले से ही दुखी थी। अब राजा के आदेश पर मंत्री कुछ सैनिकों को लेकर जमींदार के घर की ओर चल पड़ा। मंत्री जी, कैसे आना हुआ? आपने संदेश भेजा होता तो मैं खुद ही हाजिर हो जाता। जमींदार, तुम्हारे खिलाफ एक गंभीर शिकायत आई है। मुझे मजबूरी में तुम्हें बंदी बनाना पड़ेगा। मंत्री जी, मैंने ऐसा क्या अपराध किया जो मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है? जमींदार, अनजान मत बनो, मुझे सब कुछ पता चल गया है उस जादुई मटके के बारे में जो तुमने जमुना दास से मारपीट करके छीना है। मंत्री जी, अब वो मटका तो मेरी ही जमीन से मिला था, उस पर मेरा हक है। जिस जमीन पर तुम जमींदारी करते हो वो राज्य की जमीन है, यानी राजा की। अब वो मटका भी राजा की संपत्ति है। अगर तुमने मुझे वो मटका नहीं दिया तो दंड भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है मंत्री जी, कृपया क्रोध ना करें, वो मटका मैं अभी लाकर देता हूँ, पर एक वचन दीजिए, मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये कहकर जमींदार भीतर के कमरे में गया और थोड़ी देर बाद वो मटका हाथ में लेकर वापस लौटा।
ये लीजिए मंत्री जी, यही वो मटका है। सैनिकों, इस जमींदार को बंदी बना लो और कारागार में डाल दो। मंत्री जी, आपने तो वचन दिया था कि मुझे गिरफ्तार नहीं करेंगे। जमींदार, मैं सिर्फ राजा के आदेश का पालन कर रहा हूँ। इस तरह मंत्री ने मटका और जमींदार दोनों को अपने साथ लिया और राजमहल की ओर रवाना हुआ। राजमहल पहुंचकर उसने वो मटका राजा के सामने पेश किया और राजा के आदेश पर जमींदार को भी जमुना दास के साथ कारागार में डाल दिया गया। जमुना दास आंखें बंद करके साधु महाराज की कही बातों को याद कर रहा था। बाबा, आपने तो कहा था कि मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, फिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? तभी उसे सामने जमींदार दिखाई दिया। अरे जमींदार, आप यहाँ? आप तो बड़े ठाठ से जी रहे थे। हाँ जमुना दास, ये मेरे कर्मों की सजा है, तो मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर बहुत बड़ा पाप किया। मुझे पहले ही अंदेशा था कि इस मटके से कुछ अनहोनी होगी। देखो वही हुआ, लालच ने हम दोनों को यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। उधर महल में राजा दिन रात मटके से सोना, चांदी, हीरे मोती मंगवाकर अपने खजाने को भरता जा रहा था, मगर उसका लालच कभी नहीं थमा। एक रात जब वो चैन से सोया हुआ था, तभी अचानक उसे दिल का दौरा पड़ा और राजा की मृत्यु हो गई। राजमहल में हड़कंप मच गया, लेकिन पूरे राज्य में एक अलग ही दृश्य था। अब तो हम चैन से जी सकेंगे। अच्छा हुआ जालिम राजा मारा गया। उसने तो जीना ही हराम कर दिया था भाई। राजा की मौत के बाद मंत्री और राजपुरोहित चिंतित थे कि अब शासन कौन संभालेगा। अब हमें कोई ऐसा राजा चाहिए जो सच्चा, ईमानदार और दयालु हो, जो प्रजा की भलाई को प्राथमिकता दे। आप ठीक कहते हैं पुरोहित जी। मैं 2 निर्दोष लोगों को कारागार में डाल बैठा हूँ। सबसे पहले उन्हें मुक्त करता हूँ। मंत्री और राजपुरोहित उस जादुई मटके को लेकर कारागार पहुंचे। जमुना दास, इस मटके के असली हकदार तुम हो, मैं इसे तुम्हें सौंपता हूँ। जमुना दास और जमींदार को रिहा कर दिया गया। सारी बातें सुनने के बाद जमुना दास ने गहरी सांस ली और कहा, मंत्री जी, लालच का यही परिणाम होता है। इस मटके ने मेरा घर उजाड़ा और 2 जिंदगियां बर्बाद कर दी। अब मैं इसे सदा के लिए खत्म कर देता हूँ। और फिर जमुना दास ने वो मटका उठाया और नदी में प्रवाहित कर दिया। मंत्री और राजपुरोहित ये देखकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। जमुना दास जैसे ईमानदार और त्यागी व्यक्ति ही राजा बनने योग्य है। हाँ, यही व्यक्ति हमारे राज्य को न्याय और सच्चाई के मार्ग पर ले जा सकता है। और फिर उन्होंने सर्वसम्मति से जमुना दास को राज्य का नया राजा घोषित कर दिया। जमुना दास ने अपने परिवार को महल में बुला लिया और पूरे राज्य में न्याय, करुणा और खुशहाली छा गई। बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में कैलाश नाम का एक ईमानदार लकड़हारा अपनी पत्नी कृष्णा और 2 बच्चों के साथ रहता था। कैलाश की पत्नी पिछले कई महीनों से गंभीर रूप से बीमार चल रही थी। गरीबी इतनी थी कि इलाज करवाने के लिए घर में 2 वक्त की रोटी जुटा पाना भी बहुत मुश्किल हो गया था। एक शाम कैलाश जब लकड़ी काटकर जंगल से अपने घर वापस लौटा, अरे ये क्या, पिंकी और चंदन क्यों रो रहे हैं? और चंदन की माँ कहाँ गई? लकड़ियों का गट्ठर नीचे उतारकर वो चंदन के पास पहुंचा। बेटा, क्या बात है, तुम दोनों रो क्यों रहे हो? पिताजी, माँ को ना जाने क्या हो गया है, ना वो कुछ बोलती है और ना ही आंखें खोलती है। ये तुम क्या कह रहे हो? चलो अंदर चलकर तुम्हारी माँ की हालत देखते हैं। चलिए पिताजी। ओह, कृष्णा की तो नब्ज ही नहीं चल रही। पिताजी, आप ऐसे क्यों खड़े हैं? हमारी माँ को क्या हुआ? ये बोल क्यों नहीं रही हैं? बेटा, तुम्हारी माँ अब ना तो कभी बोलेगी और ना ही कभी आंखें खोलेगी। तुम्हारी माँ हमसे बहुत दूर चली गई है। चंदन की समझ में पिता की ये बातें नहीं आई। तब कैलाश ने कृष्णा की चिता बनाई और भरे हृदय से उसे अग्नि दी। कृष्णा, तुमने ये क्या किया? जीवन के इस कठिन सफर में मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया? मेरा नहीं तो कम से कम इन दोनों अबोध बच्चों का कुछ तो ख्याल किया होता। अब इनकी परवरिश कौन करेगा? कृष्णा की असमय मृत्यु से कैलाश अब परेशानी में पड़ गया था। वो दिन भर जंगल में बदन तोड़ मेहनत करता। दिन ढले जब वो लकड़ियों का गट्ठर लेकर घर लौटता तो भूखा प्यासा चंदन कहता, पिताजी, बहुत भूख लगी है, पिंकी भी भूख से रो रही है। अभी लो मेरे बच्चों, मैं अभी तुम दोनों की भूख का इंतजाम करता हूँ। कैलाश उसी समय बच्चों के लिए खाना बनाने में जुट जाता है। बच्चों को खाना खिला पिलाकर जब वो रात को चारपाई पर लेटता है तो थकान के कारण उसका अंग अंग दर्द करने लगता है।
मेरे जीवन की नैया ऐसे कैसे चलेगी? बिना माँ के बच्चों को मैं अकेला कब तक इस प्रकार बनाकर खिलाता रहूंगा? दर्द से शरीर टूटता जा रहा है। दिन रात इसी प्रकार अथक परिश्रम करने के कारण उसका स्वास्थ्य खराब होने लगा। ये देखकर गांव वाले उसे समझाने लगे। कैलाश, ऐसा कब तक चलेगा भाई? अगर तुम इसी प्रकार दिन रात घर बाहर के कामों में लगे रहे तो शीघ्र ही गंभीर रूप से बीमार पड़ जाओगे। तुम दूसरा विवाह क्यों नहीं कर लेते? कम से कम तुम्हारे बच्चों की परवरिश की चिंता तो दूर हो जाएगी। नहीं, मैं दूसरा विवाह कभी नहीं करूंगा। पता नहीं सौतेली माँ आकर इन दोनों अबोध बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करे। इस प्रकार उसके दिन बड़े ही संघर्षपूर्ण गुजर रहे थे। एक दिन जब वो लकड़ियां काट रहा था तो उसे किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दी। अरे, इस वीरान जंगल में किसके रोने की आवाज आ रही है? वो उस दिशा की ओर चल पड़ा जिधर से रोने की आवाज आ रही थी। कुछ दूर चलने के पश्चात उसे एक रोती हुई स्त्री दिखाई दी। कौन हो तुम और क्यों रो रही हो? मैं एक दुखियारी हूँ। मेरा नाम मालती है। आज ही मेरे पति का निधन हो गया है और इस दुनिया में अब मेरा कोई नहीं है। इसलिए मैं इस जंगल में आत्महत्या करने आई हूँ। कोई भी जंगली जानवर यहाँ मुझे मारकर खा जाएगा। ओह, तो ये स्त्री यहाँ प्राण गंवाने आई है। सहसा उसके दिमाग में एक विचार आया। इस स्त्री का पति मर गया है और मेरी पत्नी मर चुकी है। हम दोनों ही इस समय दुखियारे हैं। क्यों ना मैं इस दुखियारी स्त्री से विवाह कर लूं? ऐसा करने से इस स्त्री को भी सहारा मिल जाएगा और चंदन व पिंकी को देखने वाली माँ भी। मालती, तुम्हें प्राण खोने की कोई आवश्यकता नहीं है। आत्महत्या करना कायरता है। डरो मत, मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। मैं तुमसे विवाह करूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ मालती। तुम्हारी तरह मैं भी अपनी पत्नी को खो चुका हूँ। फिर चंदन ने मालती को अपने बारे में पूर्ण जानकारी दी। मालती, अगर तुम मेरे साथ विवाह करने के लिए तैयार हो जाओ तो मेरे अनाथ बच्चों का जीवन संवर सकता है और तुम्हें भी जीने के लिए एक सहारा मिल जाएगा। मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है। मालती उसी समय कैलाश के साथ चल पड़ी और जब वो घर पहुंचे तो चंदन ने पूछा, पिताजी, आपके साथ ये कौन है? बेटा, ये तुम्हारी और पिंकी की नई माँ है। नई माँ? क्या ये हमें पहले वाली माँ की तरह ही प्यार करेगी? हाँ बेटा, ये तुम्हें खूब प्यार करेगी। वो तुम्हारा और पिंकी का पूरा ध्यान रखेगी। अगले ही दिन कैलाश ने मालती से विवाह कर लिया। कुछ महीने बीत जाने के बाद एक दिन मालती ने कैलाश से कहा, जी, एक खुशखबरी है। मेरा पाँव इन दिनों भारी है। क्या तुम माँ बनने वाली हो? उचित समय पर मालती ने कन्या को जन्म दिया। मालती अब सारा दिन अपनी नवजात बेटी दीपा के दुलार में ही डूबी रहती और अब तो वो चंदन और पिंकी का भी अच्छे से ख्याल नहीं रखती थी। ना ही उन्हें समय पर भोजन देती और हमेशा उन्हें धमकाती रहती। एक दिन शाम के समय जब कैलाश लकड़ियां काटकर जंगल से वापस आया तो दोनों बच्चे घर से बाहर खड़े होकर रो रहे थे। पिताजी, बहुत भूख लगी है। पिताजी, मैं भी भूखी हूँ। तुम दोनों भूखे हो? तुम्हारी माँ कहाँ गई? क्या उसने तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाया? पिताजी, मैं और पिंकी सुबह से भूखे हैं। जब हमने नई माँ से रोटी मांगी तो उन्होंने हमें डांट दिया और फिर हमें पीट भी दिया। कैलाश तुरंत बच्चों को लेकर मालती के पास गया। मालती, ये दोनों बच्चे जो कह रहे हैं, क्या वो सच है? नास पीटो, अपने बाप को घर में घुसने से पहले ही सिखा पड़ा दिया। मालती, इन मासूम बच्चों पर चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे जो पूछा है उसका जवाब दो। तो सुनो, जो ये मासूम कह रहे हैं वो सब सच है। तो क्या तुमने सचमुच इन दोनों को मारा था? हाँ, मारा था। ये दोनों हर समय खाने के पीछे पड़े रहते हैं, जैसे इनके बाप ने मेरे पास कोई नौकर रख छोड़ा हो। मालती, ऐसा मत कहो। दीपा की तरह ये दोनों भी तुम्हारे ही बच्चे हैं। हाँ है, लेकिन सगे नहीं, सौतेले हैं। हो, तो अब तुम्हारे मन में सगे और सौतेले का भेद समा गया है। कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हारे बच्चों की नौकरानी नहीं हूँ। मुझे दीपा के काम से ही फुर्सत नहीं मिलती, फिर इन लावारिसों का खाना कैसे बनाऊं? खामोश मालती, बहुत हो चुका। मैं अब तक सब कुछ सहता रहा, लेकिन आज के बाद तुमने चंदन और पिंकी को लावारिस कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो फिर क्यों ना खुद ही खाना बनाकर खिला दो अपने लाडलों को। ठीक है, आज से मैं ही अपने बच्चों के लिए खाना बनाऊंगा। कैलाश उसी समय खाना बनाने की तैयारियों में जुट गया। मालती को पहचानने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ये अब मेरे बच्चों का क्या पालन करेगी? उल्टा उन्हें तंग ही करेगी।
खाना बनाने के बाद कैलाश ने अपने भूखे बच्चों को प्रेम से खाना खिलाया। इस प्रकार पूरे 10 वर्ष बीत गए। अब चंदन, पिंकी और दीपा तीनों ही बड़े हो गए थे। मालती दीपा को बहुत प्यार करती थी, लेकिन चंदन और पिंकी को एक आंख नहीं भाती थी। एक सुबह कैलाश जंगल जाने को तैयार होता है और अपनी पत्नी से कहता है, मालती, आज मेरा भोजन बनाकर जंगल में लेती आना। ठीक है। इतना कहकर कैलाश लकड़ी काटने जंगल की ओर निकल पड़ा। कैलाश के जाने के बाद मालती खाना बनाने में जुट गई। जैसे ही वो खाना बनाकर निपटी, उसकी लड़की दीपा आकर बोली, माँ, पास के बाग से मैं आम तोड़ कर लाना चाहती हूँ। तो इसमें पूछने की क्या बात है बेटी, जाओ, शौक से जाओ। दीपा उछलती कूदती आम तोड़ने चली गई। तब मालती ने खाने को एक पोटली में बांधा और चंदन से बोली, तुम्हारे पिताजी जंगल में लकड़ियाँ काटने गए हैं, जाओ ये खाने की पोटली उन्हें दे आओ। माँ, जंगल में तो खूंखार जानवर रहते हैं, मैं जंगल में नहीं जाऊंगा, मुझे डर लगता है। 15 साल का दिगड़ा हो गया है रे तू, और अभी तक जानवरों से डरता है। अकेले जाते डर लगता है तो पिंकी को भी साथ ले जा। क्या आप पिंकी को भी जंगल में भेजना चाहती हैं? क्यों, पिंकी जंगल में चली जाएगी तो क्या गजब हो जाएगा। अरे नास पीटो, दिन भर तुम बकबक करते रहते हो। आज थोड़ा सा काम बता दिया तो तुम्हारी नानी मर गई। जाओ, अपने पिता का खाना ले जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चंदन मन ही मन बड़बड़ाया, भगवान, मेरी और पिंकी की जंगल के जानवरों से रक्षा करना। जैसे ही वो दोनों गांव के बाहर वाले बाग के समीप से गुजरे, दीपा बाग से निकलकर उनसे बोली, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? हम पिताजी का खाना लेकर जंगल में जा रहे हैं। पिताजी का खाना तुम नहीं, मैं ले जाऊंगी। क्या? हाँ, मैं ही खाना लेकर जाऊंगी। लेकिन दीपा बहन, जंगल में तो शेर चीते होते हैं, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। मैं शेर चीतों से नहीं डरती। दीपा ने जिद करके पिंकी से खाने की पोटली ले ली और जंगल की ओर चल दी। अब क्या होगा भैया? दीपा बड़ी जिद्दी लड़की है, अगर हम उसका कहना नहीं मानते हैं तो वो माँ से हमारी शिकायत करती। अब तो यही ठीक रहेगा कि हम यहीं बैठकर दीपा के जंगल से लौटने का इंतजार करें। उधर जंगल में दीपा पहली बार आई थी, इसलिए वो रास्तों से परिचित नहीं थी। जल्द ही वो जंगल में भटक गई और थक कर बेहाल हो गई। ओह, लगता है मैं रास्ता भटक गई हूँ। दूसरी ओर जंगल में कैलाश भूख से व्याकुल हो रहा था। क्या बात है, मालती अभी तक खाना लेकर क्यों नहीं पहुंची? उधर बाग के बाहर बैठे चंदन और पिंकी भी परेशान थे। बहुत देर हो गई भैया, दीपा को अब तक तो जंगल से लौट आना चाहिए था। कहीं वो किसी संकट में तो नहीं फंस गई? भैया, हमें जंगल में चलकर दीपा को खोजना चाहिए। अगर दीपा को कुछ हो गया तो नई माँ हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। तो फिर देर ना करो, जल्दी से दीपा को खोजने चलो। इस तरह चंदन और पिंकी जल्दी से जंगल की ओर चल पड़े। इधर जंगल में भटकी दीपा को अब डर लगने लगा था। वो भयभीत होकर जंगल में आगे बढ़ती जा रही थी। तभी उसे जंगल में एक मकान दिखाई दिया। मुझे इस मकान में जाकर मकान के गृह स्वामी से मदद मांगनी चाहिए, वह जरूर जंगल का रास्ता जानता होगा। ये सोचकर वो उस मकान की ओर चल पड़ी। वहां पहुंचकर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। तभी अंदर से आवाज आई, दरवाजा खुला है, दरवाजे को धकेल कर अंदर आ जाओ। दीपा ने झिझकते हुए दरवाजा खोला और घर के अंदर प्रवेश किया। अंदर उसे एक बूढ़ा मिला। असल में वो बूढ़ा व्यक्ति एक जादूगर था। कौन हो तुम? मैं जंगल में रास्ता भूल गई हूँ, क्या आप मुझे जंगल का रास्ता बताने की कृपा करेंगे? क्यों नहीं, लेकिन पहले तुम्हें झाड़ू से मेरे घर की सफाई करनी होगी, तभी मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा। ठीक है, पहले मैं आपके घर की सफाई कर देती हूँ। दीपा झाड़ू लेकर घर की सफाई में जुट गई। एक कमरे में ही झाड़ू लगाने के पश्चात वो थक गई। बूढ़े ने भी मुझे कितना खराब काम करने को कहा है, मैंने तो कभी अपने घर में भी झाड़ू नहीं लगाई। दीपा बूढ़े के कमरे में आकर बोली, बाबा, मैंने सारे मकान में झाड़ू लगा दी, अब आप मुझे जल्दी से जंगल का रास्ता बता दीजिए। दीपा की बात सुनकर बूढ़ा व्यक्ति क्रोध से भभक उठा। झूठी लड़की, मुझसे झूठ बोलती है, जा इसी समय मुर्गी बन जा। अगले ही पल दीपा मुर्गी बन गई। नादान लड़की, अब तू शेष जीवन मुर्गी बनकर ही गुजारेगी। चंदन और पिंकी दीपा की खोज करते हुए उसी मकान में आ पहुंचे जिसमें दीपा गई थी। बाबा, इस जंगल में हमारी छोटी बहन दीपा खो गई है,
क्या आप उसे ढूंढने में हमारी सहायता कर सकते हैं? बेटा, मैं तुम्हारी बहन को खोजने में तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कौन सा काम बाबा? बेटा, मैं बहुत बूढ़ा हूँ। रात का खाना पकाने के लिए मेरे पास ईंधन समाप्त हो गया है। तुम्हें जंगल से लकड़ियाँ काट कर लानी होगी। ठीक है बाबा, मैं अभी जंगल से आपके लिए लकड़ियां काट कर लाता हूँ। जाओ बेटा, जल्दी करो, दिन छुपने ही वाला है। बाबा, मैं अपनी छोटी बहन पिंकी को आपके पास छोड़कर जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा। चंदन ये सुनकर घर से बाहर निकल आया। ये हम कैसी मुसीबत में फंस गए। रात होने वाली है और हम अब तक दीपा का पता नहीं लगा सके हैं। उधर शाम होने पर जब कैलाश घर पहुंचा तो उसने मालती से कहा, मैं पूरा दिन तुम्हारा इंतजार करते करते थक गया। तुम खाना लेकर क्यों नहीं आई? ये आप क्या कह रहे हैं जी? मैंने तो सुबह ही चंदन और पिंकी को खाना देकर जंगल में भेजा था। लेकिन वो तो मेरे पास खाना लेकर नहीं पहुंचे। मालती सोच में पड़ गई। लगता है चंदन और पिंकी को जंगल में जंगली जानवर चीर फाड़ कर खा गए हैं, तभी तो वो जंगल से वापस नहीं लौटे। लेकिन दीपा बेटी कहाँ चली गई है? वो तो सुबह से ही घर वापस नहीं लौटी। मालती, आज तुमने उन दोनों मासूम बच्चों को जंगल में भेजकर अपने मन की मुराद पूरी कर ही ली। अब तक तो उन्हें जंगली जानवर खा गए होंगे। वो उल्टे पांव ही वापस जाने लगा। तभी मालती बोल पड़ी, इस समय कहाँ जा रहे हो जी? मुझे मत रोको हत्यारे औरत, मैं अपने बच्चों की खोज में जंगल जा रहा हूँ। वो जीवित तो नहीं मिलेंगे, पर उनके अवशेष तो मिलेंगे ही। उनके अवशेषों को इकट्ठा करके मैं उनका अंतिम संस्कार करूंगा। इतना कहकर तेजी से कैलाश घर से बाहर निकल गया और जंगल की ओर चल पड़ा। दूसरी ओर चंदन जैसे ही एक पेड़ के पास से गुजरा, एक आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। ये आवाज सुनकर चंदन चौंका। उसने चारों ओर देखा, यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। फिर ये आवाज कहाँ से आई थी? भाई, सोच में मत पड़ो। तुम्हारे पास वाले पेड़ के नीचे एक बोतल बंद पड़ी हुई है। मैं उसी बोतल में बंद हूँ। कृपया करके मुझे बाहर निकालो। ये सुनकर चंदन चौंका और पेड़ के पास पड़ी बोतल को ध्यान से देखा। ओह, इस बोतल में तो कोई नन्हा सा आदमी है। चंदन ने उस बोतल को खोल दिया। बालक, तुमने मुझे बोतल से बाहर निकाला, इसके बदले मैं तुम्हें खा जाऊंगा। क्या? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं सच कह रहा हूँ। मैंने पहले ही सोच रखा था, जो भी मुझे बोतल से बाहर निकालेगा मैं उसे खा जाऊंगा। चंदन को जैसे ही बात समझ आई, उसने तुरंत चालाकी दिखाई। अगर तुम इतने ताकतवर हो तो फिर से इस बोतल में वापस जा सकते हो क्या? ये भी कोई सवाल है? देखो, मैं अभी बोतल में वापस जाता हूँ। जैसे ही जिन बोतल में गया, चंदन ने झटपट बोतल का ढक्कन बंद कर दिया। अरे, ये क्या किया तुमने? जल्दी से ढक्कन खोलकर मुझे बाहर निकालो। मुझे माफ कर दो भाई, जल्दी से बाहर निकाल दो। नहीं, अब मैं तुम्हें कभी बाहर नहीं निकालूंगा। मुझ पर एतबार करो भाई, मैं तुम्हें बहुत सारी धन दौलत दूंगा। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी धन दौलत। तो क्या तुम बूढ़े जादूगर की कैद से अपनी बहन दीपा और पिंकी को भी नहीं छुड़वाना चाहते? ये तुम क्या कह रहे हो जिन? मेरी बहन जादूगर की कैद में है? मैं ठीक कह रहा हूँ। तुम जिस बुढ़े के पास अपनी बहन पिंकी को छोड़ आए हो, वो एक जादूगर है। वो लड़कियों को मुर्गी बनाकर उन्हें भून कर खाता है। क्या? तुम्हारी सौतेली बहन दीपा भी उसी की कैद में है। उसको भी उस बुढ़े आदमी ने मुर्गी बना दिया है। और तो और, तुम्हारे वहां से आते ही उसने पिंकी को भी मुर्गी बना दिया है। सोच लो, यदि तुम मुझे इस बोतल से निकाल दोगे तो मैं उस बुढ़े जादूगर की कैद से तुम्हारी दोनों बहनों को छुड़ा दूंगा। तब तो मैं तुम्हें अभी बोतल से बाहर निकालता हूँ। चंदन ने फिर से बोतल का मुंह खोल दिया। अगले ही पल जिन उसके सामने प्रकट होकर बोला, चंदन, ये पारस पत्थर है। इसका स्पर्श जिस चीज से भी करोगे वो चीज तुरंत ही सोने की हो जाएगी। चंदन ने जिन से पारस पत्थर ले लिया। तब जिन ने चंदन से कहा, चंदन, जिस बोतल से तुमने मुझे निकाला है, उस बोतल को ले जाओ और उस बूढ़े के पास जाकर
इस बोतल से उसके माथे पर प्रहार करना। बोतल के वार से वह बूढ़ा तत्काल ही मर जाएगा और उसका जादुई संसार भी समाप्त हो जाएगा। जिन भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बड़ी सहायता की है। अगले ही पल जिन अदृश्य होकर हवा में उड़ गया। तब बोतल को उठाकर चंदन वापस बूढ़े के घर की ओर चल पड़ा। बूढ़ा देखने में तो बड़ा ही सज्जन और नम्र लग रहा था, लेकिन वो तो बड़ा ही खुर्राट निकला। चंदन जल्दी से बूढ़े के पास जा पहुंचा। क्या तुम लकड़ियां ले आए? मैं क्या तुम्हारा नौकर हूं जो तुम्हारे लिए लकड़ियां काट कर लाऊं? क्या बक रहा है तू छोकरे? तू मुझे नहीं जानता कि मैं कौन हूँ? मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूं बुढ़े। चंदन ने आगे बढ़कर बूढ़े आदमी के माथे पर बोतल से प्रहार किया। अगले ही पल सारे कमरे में धुआं ही धुआं फैल गया। जब धुआं छटा तो पिंकी और दीपा उसके सामने खड़ी थी। दीपा, पिंकी, तुम? हाँ भैया, हम दोनों को उस बूढ़े ने जादू से मुर्गियां बना दिया था। उस बूढ़े के मरते ही उसका सारा जादू समाप्त हो गया और हम दोनों अपने असली रूप में आ गए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो अब हम घर चलते हैं, पिताजी हमारे बारे में चिंतित हो रहे होंगे। चंदन उसी समय पिंकी और दीपा को साथ लेकर वहां से चल पड़ा। अभी वो कुछ ही दूर गए थे कि तभी, पिताजी आप? चलो बच्चों, रात बहुत हो गई, अब घर चलें। तब वो एक साथ घर की ओर चल पड़े। कैलाश ने मालती से कहा, मालती, जिस चंदन से तुम घृणा करती थी, उसी चंदन ने हमारी दीपा को नया जीवन दान दिया है। मुझे क्षमा करें स्वामी, मैंने चंदन और पिंकी को अपनी नासमझी से बहुत बड़ी भूल में डाल दिया था। दूसरे दिन जब कैलाश कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चलने लगा तो चंदन ने कहा, पिताजी, अब आपको लकड़ियां काटने के लिए जंगल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे पास ये पारस पत्थर है, इसके कारण हम शीघ्र ही धनवान हो जाएंगे। पारस पत्थर? और तुम्हारे पास? तब चंदन ने पारस पत्थर को कैलाश की कुल्हाड़ी से छुआ दिया। देखते ही देखते कुल्हाड़ी सोने की हो गई। अरे, कुल्हाड़ी तो सोने की हो गई। यही तो इस पत्थर का कमाल है पिताजी। इसके बाद कैलाश सुखपूर्वक अपने पूरे परिवार के साथ जीवन यापन करने लगा।